आज वाली क्लास में पढ़ना है लॉदरमेयर कंसेप्ट। लॉदरमेयर देखो, जो लॉदरमेयर था इसने 1869 में अपना कंसेप्ट दिया था। ठीक है, 1869 में इसने अपना कंसेप्ट हमको दिया कि एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, वो इसने एक आइडिया दिया हमको। इसी सेम ईयर में मेंडलीव ने भी अपना कंसेप्ट दिया था। इसके बाद हमने मेंडलीव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मेंडलीव ने और लॉदरमेयर ने इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम किया, अपना कॉन्सेप्ट दिया। दोनों का कॉन्सेप्ट भी लगभग सेम था, दोनों का कॉन्सेप्ट भी लगभग सेम था, बट फिर भी मेंडलीव को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली, लॉदरमेयर को ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। इसके दो रीज़न थे, वो क्या रीज़न है वो करेंगे इस कंसेप्ट में। ठीक है, कंसिडर्ड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट्स की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही कंसिडर किया था, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर ही नहीं रहा। इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज को दिया। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इसने यूज किया? एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये तीन मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही स्टडी कर रहा है। इसने केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा कंसिडर नहीं किया, जबकि मेन तो केमिकल प्रॉपर्टीज है। सेकंड, इसका जो कॉन्सेप्ट था ना, हिज रिप्रेजेंटेशन वाज ग्राफिकल। इसकी रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल थी, जो स्टडी करने के लिए, समझने के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं मानी जाती। दैट वाज नॉट वेरी कन्वीनियंट। इन दो रीजंस की वजह से लॉदरमेयर को ज़्यादा रिकॉग्निशन ना मिलके मेंडलीव को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली। मेंडलीव ने अपना जो भी कंसेप्ट दिया था वो टेबल फॉर्म में दिया था, टेबुलर फॉर्म में। तो टेबल फॉर्म में एलिमेंट्स को समझना आसान था, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना आसान था। ठीक है, तो ये मेन दो रीजन थे। उसके बाद इसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दी, कौन सा ग्राफ इसने हमको दिया, वो ग्राफ के बारे में करेंगे, ध्यान दोगे। ये लॉदरमेयर का ग्राफ था। लॉदरमेयर ने एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट को रखा, एटॉमिक वेट को। ठीक है, इसने एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट को रखा और वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम को रखा। एटॉमिक वॉल्यूम वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट को उसने किससे रिलेट किया? फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेट किया, एटॉमिक वॉल्यूम से। तो जो लॉदरमेयर है उसने देखा कि जो भी कर्व्स बन रहे हैं, इन कर्व्स में टॉप मोस्ट पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये जो एल्कली मेटल्स हैं, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये हर कर्व में सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं? टॉप मोस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में इनका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस कर्व में डिसेंडिंग पोजीशन देखें तो डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन आ रहा है? डिसेंडिंग पोजीशन पे आ रहा है बेरिलियम। और बेरिलियम कौन है? एल्केलाइन अर्थ मेटल। डिसेंडिंग पोजीशन पे बेरिलियम आ रहा है, डिसेंडिंग पोजीशन पे मैग्नीशियम है, डिसेंडिंग पोजीशन पे कैल्शियम आ रहा है, डिसेंडिंग पोजीशन पे स्ट्रोंशियम, डिसेंडिंग पोजीशन पे बेरियम आएगा। बेरियम शो नहीं किया हुआ, बेरियम आएगा। ठीक है, तो वो देख रहा है कि हर कर्व में सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ठीक है, जब उसने ग्राफिकली एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के साथ अरेंज किया, एटॉमिक वेट के साथ अरेंज किया,
तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अल्कली मेटल्स टॉप मोस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं। जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स टॉप मोस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। जो हेलोजन्स हैं, जो हेलोजन्स हैं वो हमेशा असेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हर कर्व में असेंडिंग पोजीशन को। ध्यान दोगे, ये रहा फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन असेंडिंग पोजीशन पे, यहाँ पे बेरियम असेंडिंग पोजीशन पे, यहाँ पे सॉरी ब्रोमीन असेंडिंग पोजीशन पे, यहाँ पे आयोडीन असेंडिंग पोजीशन पे। सारे के सारे हेलोजन्स जो हैं वो असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और फाइनली जो उनसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बॉटम पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हर कर्व के बॉटम में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये देखो, ये सारे कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये सारे कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो बॉटम में उसने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे एंड मेटलॉइड्स आएंगे, ठीक है। जब लॉदरमेयर ने ग्राफ बनाया तब उसने देखा एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करने पे जो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी? एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेंगे। तो लॉदरमेयर ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इसने कहा इफ वी अरेंज एलिमेंट्स in order of increasing atomic weights, properties will repeat. Physical properties will repeat after certain intervals. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सर्टेन इंटरवल्स के बाद रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। इसने कहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज मेन किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा, ठीक है। वरना ग्राफिकली स्टडी करना एक बहुत कन्वीनियंट मेथड नहीं माना जाता, ठीक है। इसीलिए लॉदरमेयर को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन इसी रीजन की वजह से नहीं मिली थी। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं माना गया था क्योंकि एक तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही कंसिडर कर रहा है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज उसे कंसिडर किया ही नहीं, एंड सेकंड ग्राफिकल कंसेप्ट था। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? सारा का सारा मैं यही दोबारा रिपीट करूंगा, फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे लिखूंगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने बताया ना दोनों का काम लगभग सेम था, फर्क सिर्फ इतना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा है। मेंडलीव ने दोनों प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। एग्जैक्ट सेम लॉ है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ increasing atomic weights, properties will repeat after
certain regular intervals. मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, प्रॉपर्टीज में आप यहां पे लिख सकते हो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वेट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज will repeat after certain regular intervals. कुछ regular intervals के बाद, regular intervals का मतलब है कुछ gaps के बाद properties repeat होती रहेंगी, ठीक है। मेंडलीव भी सेम नतीजे पे ही पहुंचा था, ये ठीक है। ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है, क्लियर है बात। इसके अलावा मेंडलीव ने ना एक और चीज का सहारा लिया था अपने टेबल को बनाने के लिए। वो किस चीज को यूज किया? मेंडलीव ने ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के फॉर्मूला को यूज किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। ही ऑल्सो यूज्ड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स टू अरेंज द एलिमेंट्स, टू अरेंज द elements in his periodic table. अपने periodic table में उसने elements को arrange करने के लिए हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूला को यूज किया। ये मेंडलीव का टेबल है, ठीक है। मेंडलीव ने अपने टाइम पे हमें ये वाला टेबल दिया, ध्यान देना, RO। इसमें जो RO है ये ऑक्साइड्स का फॉर्मूला है, ऑक्साइड का फॉर्मूला एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला। ये जो R और O लिखे हुए हैं, O फॉर ऑक्साइड, H फॉर हाइड्राइड, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूला को यूज करके उसने अपने टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ increasing atomic weight. जो मेंडलीव था इसने अपने टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जिसका एटॉमिक वेट कम उसको पहले, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा उसको बाद में, इस तरह से अरेंज करता रहा वो, ठीक है। सेकंड, ही यूज्ड formula of oxides and hydrides to arrange the elements. एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूला को भी यूज किया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो मेंडलीव है इसके पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल ग्रुप्स कितने थे? 8 वर्टिकल ग्रुप्स थे और 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी, ठीक है। 8 वर्टिकल ग्रुप्स एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज आर प्रेजेंट। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पीरियड्स आर प्रेजेंट। मेंडलीव के टेबल में 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे। मेंडलीव ने अपने टेबल में क्या किया था, उसने ना हर एक ग्रुप को, जो 8 ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को ना फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्दर हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। ही डिवाइडेड ईच ग्रुप इनटू 2 subgroups, into 2 subgroups A and B. A और B 2 सबग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ध्यान देना, एलिमेंट्स इन सबग्रुप A called normal elements, जो
सब ग्रुप ए में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा गया था। ये वाले देखो, ग्रुप 1 है, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी में डिवाइड किया, सेकंड वाले को सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी में डिवाइड किया, थर्ड को ए बी, फोर्थ को ए बी, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, सेवन्थ को। एट्थ ग्रुप में उसने दो सब ग्रुप्स में डिवीजन नहीं की थी। मैं लिख देता हूं, ईच ग्रुप एक्सेप्ट एट्थ इंटू टू सब ग्रुप्स। उसने अपने 8 ग्रुप्स में से 7 ग्रुप्स को दो दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, 8वें ग्रुप को छोड़कर। उस 8वें ग्रुप में उसने ना 3-3 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, 3-3 एलिमेंट्स को ग्रुप की फॉर्म में अरेंज कर दिया। ये देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये वाले हो गए, ये वाले एलिमेंट्स हो गए, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप को अरेंज कर दिया। ठीक है, जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते थे, एंड सब ग्रुप बी एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला, सब ग्रुप ए के एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा। इन 8th group he made 3 groups. In each group there was 3 elements. Each group में 3-3 एलिमेंट्स को उसने रखा हुआ। ठीक है, ये वाले 3 हो गए, ये वाले 3 एंड ये वाले 3। मेंडलीव की टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या थी, क्या उसके टेबल के मेरिट्स थे? इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा, मेंडलीव ने जो टेबल बनाया उसमें ग्रुप्स दिए थे उसने। मेंडलीव ने हमें कहा कि सेम ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लगभग सेम होगी। जैसे ध्यान देना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम सब ग्रुप में आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सभी की प्रॉपर्टीज सेम है, एक पर्टिकुलर सब ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेंडलीव ने एलिमेंट्स की स्टडी को सिस्टमैटिक बना दिया था, एक ऐसा सिस्टम बना दिया था कि उनकी स्टडी इजीली हो सके। ठीक है, he made study of elements systematic. उसने एलिमेंट्स की स्टडी को क्या कर दिया था, सिस्टमैटिक कर दिया था, एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया था जिससे एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान हो गया था। सेकंड जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट है मेंडलीव के टेबल का। ध्यान देना, बहुत सिंपल बात है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, मेंडलीव ने जब अपना कंसेप्ट दिया उसके टाइम पे 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे, 63 एलिमेंट्स ही नोन थे उस टाइम पे। ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर थे। उसको पता था कि फ्यूचर में ना और एलिमेंट्स भी डिस्कवर होंगे। ध्यान देना, मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है 12। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। यहां से यहां जाने पे एक प्रोटॉन भी ऐड हुआ, एक न्यूट्रॉन भी ऐड हुआ, और मास में कितना डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया, 2 का गैप आ गया। जब मेंडलीव एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, काफी सारे केसेस में ना 2, 2.53 ऐसा गैप आ रहा है एटॉमिक वेट में, और वो नॉर्मल गैप था। बट कुछ केसेस ऐसे थे, कुछ जगहें ऐसी थी जहां पे ना अगर एक एलिमेंट का वेट मान लो 60 है, तो
तो उसे अगले एलिमेंट का वेट आ रहा था 66, एज्यूम कर लो, एक मैं हाइपोथेटिकल सी वैल्यू ले रहा हूँ, किसी एक ए एलिमेंट का वेट अगर 60 था, तो उसके बाद जो नॉन एलिमेंट था उसका एटॉमिक वेट 66 था। तो मेंडलीव सोचता कि दो एलिमेंट्स के बीच में 6 का गैप तो नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो उसको लगा कि क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गैप है, इसके बीच में कोई एक एलिमेंट को ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर किसी एक एलिमेंट को इनके बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, होना चाहिए, और वो एलिमेंट क्या पता अभी डिस्कवर्ड ना हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उसका पॉइंट था। मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, तो ना उसे कुछ केसेस ऐसे मिले जिसमें दो एलिमेंट्स के मासेस के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा था। तो उसको लगा इन एलिमेंट्स के बीच में कोई और एलिमेंट भी आना चाहिए, बट वो अभी डिस्कवर्ड नहीं है, और फ्यूचर में वो डिस्कवर होगा। और इससे भी बड़ी बात, उसने कहा कि फ्यूचर में जब ये वाला एलिमेंट डिस्कवर होगा ना, वो ये प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कर दिया प्रिडिक्ट। आप सोचकर देखो, वो एलिमेंट जो डिस्कवर ही नहीं हुआ, हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? उसने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर दिया। और कोइंसिडेंस ये था कि फ्यूचर में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनकी सेम प्रॉपर्टीज थी। फ्यूचर में जब एलिमेंट्स वो डिस्कवर हुए, उनकी वैसी ही सेम प्रॉपर्टीज थी जो मेंडलीव प्रिडिक्ट कर चुका था पास्ट में। ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है मेंडलीव के टेबल का। ही मेड सम गैप्स फॉर undiscovered elements and also predicted their chemical properties. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी उसने प्रिडिक्ट कर दिया था। फ्यूचर में जब वो डिस्कवर हुए तो सेम प्रॉपर्टीज ही थी उसकी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 एलिमेंट्स थे जहां पे उसने गैप्स छोड़े थे, उनको क्या क्या नाम दिया था उसने, वो देखते हैं। एक गैप छोड़ा जिसके ऊपर एल्यूमिनियम था, तो उसको नाम दिया एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। दूसरा गैप छोड़ा, उसके ग्रुप में ऊपर कौन आ रहा था? एका सिलिकॉन। सिमिलरली एक और गैप छोड़ा था, उसके ग्रुप के ऊपर था बोरोन, एका बोरोन, एंड फाइनली एका मैंगनीज। इनको नाम किस किस बेस पे दिए पता चल गया आपको? ठीक है। तो एल्यूमिनियम के नीचे वाले एलिमेंट को एका एल्यूमिनियम नाम दिया, और फ्यूचर में जब वो डिस्कवर हुआ उसको गैलियम बोला गया। सिलिकॉन के नीचे जो सा स्पेस छोड़ा था उसने, उसको नाम दिया जर्मेनियम। बोरॉन के नीचे था सिलिकॉन, सॉरी स्कैंडियम, स्कैंडियम। और मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियम। तो ये 4 एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन मेंडलीव ने पहले ही कर दी थी। मेंडलीव के टाइम पे एक एलिमेंट था बेरिलियम, उसके एटॉमिक वेट को गलत माना जाता था। ठीक है। ही करेक्टेड डाउटफुल एटॉमिक वेट, he corrected doubtful atomic weight of beryllium. मेंडलीव ने बेरिलियम के एटॉमिक वेट को भी क्या किया? करेक्ट किया, सही किया। एक फॉर्मूला आता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है। अगर मैं एन फैक्टर को एटॉमिक वेट से एन फैक्टर को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास एटॉमिक वेट आ जाएगा। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू
इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर। अगर हम आयंस की बात करें, आयंस जिन पे चार्ज होता है, तो एक आयन पे जो चार्ज होता है वो उसका n फैक्टर होता है हमेशा। जैसे सोडियम Na पॉजिटिव है, उसका n फैक्टर 1 है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, उसका n फैक्टर 3 है। ठीक है, तो मेंडलीव के टाइम पे बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो माना जाता था 4.5, जो होता भी है। बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट 4.5 है, वो उस टाइम पे भी सही मानते थे। बट मेंडलीव के टाइम पे बेरिलियम का जो n फैक्टर है वो 3 माना जाता था। बेरिलियम का n फैक्टर 3 मानते थे, और इक्विवेलेंट वेट तो सही था उस टाइम पे भी। 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटॉमिक वेट आएगा 13.5 सॉरी। तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट उस टाइम पे 13.5 मानते थे, जो गलत था। बेरिलियम का तो ये एटॉमिक वेट होता ही नहीं है। ठीक है, मेंडलीव को कैसे शक हुआ कि बेरिलियम का ये एटॉमिक वेट नहीं होना चाहिए? ध्यान देना, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6। एटॉमिक मास कितना होता है? 12। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 7। एटॉमिक वेट कितना है? 14। मेंडलीव कहता अगर बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 सही है, तो उसका एटॉमिक वेट तो इनके बीच में आ रहा है। 13.5 एटॉमिक वेट 12 और 14 के बीच में लाई कर रहा है। और अगर ऐसा है फिर तो बेरिलियम को भी इनके बीच में आना चाहिए, बट 6 और 7 एटॉमिक नंबर के बीच में कोई गैप ही नहीं है, इनके बीच में गैप ही कोई नहीं है। इसका मतलब बेरिलियम इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसका एटॉमिक वेट भी इनके बीच में नहीं आना चाहिए, और जो वेट हम कंसिडर कर रहे हैं वो गलत है। तो मेंडलीव ने करेक्शन क्या की? तो मेंडलीव ने हमें कहा, वो कहता कि जो इक्विवेलेंट वेट है वो 4.5 है, बट जो बेरिलियम का n फैक्टर होता है, जो बेरिलियम पे चार्ज होता है वो 2 होता है, 3 की बजाय 2 होता है। और 4.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो उसने कहा एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम शुड बी 9 इंस्टेड ऑफ 13.5। तो ये इसका एटॉमिक वेट है। ठीक है, और इसी एटॉमिक वेट से बेरिलियम की जो पोजीशन है वो भी जस्टिफाई होती है। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या थी मेंडलीव की? उसने एलिमेंट्स की स्टडी को इजी किया, एक टेबल बनाकर, सिस्टम बनाकर। सेकंड, उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़े, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया। फ्यूचर में जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी जो उसने प्रिडिक्शन की थी। एंड लास्ट, उसने बेरिलियम के डाउटफुल एटॉमिक वेट को भी करेक्ट किया था। जो बेरिलियम का वेट 13.5 माना जाता था वो उसने करेक्ट करके 9 किया। मेंडलीव ने जब ये सारा कंसेप्ट दिया उसके टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। उसने अपने टेबल को इस तरह से अरेंज किया था कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो भी जाए तो वो एलिमेंट उसके टेबल में एडजस्ट हो सकता था। ठीक है, तो मेंडलीव के ये टेबल देने के बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो नोबल गैसेस को मेंडलीव के टेबल में प्लेस किया गया और उसको एक अलग ग्रुप नाम दे दिया गया, ग्रुप 0। ये मेंडलीव का मॉडिफाइड टेबल है जिसमें फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और ये 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप्स। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई उन नोबल गैसेस को एक अलग ग्रुप में प्लेस किया गया, उस ग्रुप को नाम दिया गया 0 ग्रुप। ये भी आपको क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि मेंडलीव के टेबल में जो नोबल गैसेस थी वो किस ग्रुप में प्लेस की गई थी? 0 ग्रुप में प्लेस की गई थी वो। अब मेंडलीव की जो लिमिटेशंस हैं पीरियोडिक टेबल की, वो लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। मेंडलीव की लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
मेंडलीव के टेबल में हाइड्रोजन को जो पोजीशन दी गई है वो पोजीशन सही नहीं मानी जाती। हाइड्रोजन को रखा गया है एल्कली मेटल्स के साथ, एल्कली मेटल्स। बट याद रखना हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के साथ साथ हैलोजेंस के साथ भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी शो करता है। हाइड्रोजन दो ग्रुप्स के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस शो करता है, सिमिलैरिटीज शो करता है। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से मैच करती हैं, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच करती हैं। तो उसको एल्कली मेटल्स के साथ ही क्यों रखा गया है, उसको हैलोजेंस के साथ क्यों नहीं रखा गया? ये हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है। आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन को सेटल्ड नहीं माना जाता, जस्टिफाइड नहीं माना जाता। अब जो न्यू पीरियोडिक टेबल आ रहे हैं, एनसीईआरटी में जो न्यू पीरियोडिक टेबल दिया गया है, न्यू एनसीईआरटी में, उसमें हाइड्रोजन को ना बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में रखा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से शो करेगा, कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन से शो करेगा। तो अगर हम उसको अल्कली मेटल्स में रखते हैं तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है हैलोजेंस में क्यों नहीं रखा। अगर हैलोजेंस में प्लेस करते हैं तो अल्कली मेटल्स में क्यों नहीं रखा। तो कि क्वेश्चन अराइज हो ही ना, हाइड्रोजन को भी सेंटर में रखा हुआ है, बॉडी से अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये लिमिटेशन तो मॉडर्न टेबल की भी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, अभी हम बात करें मेंडलीव की, तो मेंडलीव की लिमिटेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड आता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया, जिनका एटॉमिक वेट डिफरेंट है उनको अलग पोजीशन दी हुई है, ऐसे ही किए, अलग पोजीशन दी हुई है ना। इसी तरह से जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स, इनका भी तो एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। अगर मैं कार्बन एग्जांपल कंसीडर करूं, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, दोनों का मास डिफरेंट है। तो अगर उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया है तो इसका एटॉमिक वेट डिफरेंट है, इसको अलग पोजीशन मिलनी चाहिए। इसका एटॉमिक वेट डिफरेंट है, इसको अलग पोजीशन मिलनी चाहिए। ठीक है, बट मेंडलीव ने ऐसा कुछ नहीं किया, आइसोटोप्स को अलग पोजीशन नहीं दी, जबकि देनी चाहिए थी उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड, एनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी पोजीशन सही नहीं थी। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया, जिसका एटॉमिक वेट कम था उसको पहले आना चाहिए, जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा था उसको बाद में आना चाहिए। बट मेंडलीव के टेबल में कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें जौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है उसका वेट ज़्यादा है, जौन सा एलिमेंट बाद में आ रहा है उसका वेट कम है। एग्जाम्पल, कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट का वेट मानते हैं 58.9, निकल का 58.7। कोबाल्ट का तो वेट ज़्यादा है, इसको तो आगे प्लेस करना चाहिए था, बट मेंडलीव ने इसको पहले रखकर उसको बाद में रखा। ठीक है, अपने ही रूल को फॉलो नहीं किया। सेकंड एग्जांपल आता है टेल्यूरियम एंड आयोडीन। इसका 127 होता है, इसका 127 पॉइंट समथिंग होता है। ये टेल्यूरियम का वेट कम है, सॉरी ज़्यादा है, फिर भी पहले रखा हुआ है। आयोडीन का वेट कम है, फिर भी बाद में रखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपरली अरेंज नहीं किया हुआ। थर्ड, यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड आता है आर्गन एंड पोटाशियम। आर्गन का वेट होता है 40, पोटाशियम का 39.1। आर्गन का वेट ज़्यादा है, फिर भी पहले रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है। पोटाशियम का कम है, बाद में रखा हुआ है। तो वो अपने ही रूल को कुछ जगहों पे फॉलो क्यों नहीं कर रहा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसके पास इस चीज़ को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ, मेंडलीव ने अपने टेबल में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा हुआ है।
डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा हुआ है. ही प्लेस्ड एलिमेंट्स similar properties having different properties in same group. सेम ग्रुप में उन एलिमेंट्स को प्लेस कर दे जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. बताया मैंने आपको, जैसे इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स से ज्यादा सिमिलर नहीं है, डिफरेंट सी प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फिर भी वो सेम ग्रुप में क्यों प्लेस कर रहा है? ठीक है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया हमको. सिमिलरली ये रहा गोल्ड, इनर्ट मेटल है, रिएक्शन शो नहीं करता कभी भी. सिमिलरली प्लेटिनम, प्लेटिनम भी एक ऐसा मेटल है जो इनर्ट मेटल है, कोई रिएक्शन शो नहीं करता किसी के साथ, किसी से कंबाइन नहीं होता. गोल्ड एंड प्लेटिनम दोनों की प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती हैं, लगभग सेम प्रॉपर्टीज हैं. फिर भी उसने गोल्ड को एक एक्सट्रीम एंड पे रखा है, प्लेटिनम को बिल्कुल अलग रखा हुआ है. कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को अलग पोजीशन दे दी, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज वालों को सेम पोजीशन दे दी. ही प्लेस्ड सम similar properties elements at extreme ends, अलग अलग ends पे रख दिया. एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लेटिनम. बता चुका हूं मैं 6 पॉइंट आपको. मेंडलीव ने अपने टेबल में हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, बट जो 8th ग्रुप है इसको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया. क्यों? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. नो जस्टिफिकेशन फॉर ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स इन 8th पीरियड. 8वें पीरियड में 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को क्यों प्लेस किया, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी उसने हमको. ठीक है, तो ये 6 मेजर लिमिटेशंस थी मेंडलीव की. तो मेंडलीव ने अपने टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया, बट अगर मेंडलीव अपने टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करता, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करता, शायद उसकी सारी लिमिटेशंस खत्म हो जाती, होती ना लिमिटेशन. मेंडलीव ने अपने टेबल में एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया एलिमेंट्स को. ठीक है, और एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करने की वजह से कई सारी लिमिटेशंस थी, सारी लिमिटेशन पढ़ ली, सारा कंसेप्ट कर लिया हमने. ठीक है, हेनरी मोजले साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज ना करके अगर हम एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करें तो ज़्यादा बेटर टेबल बन पाएगा, ज़्यादा बेटर अरेंजमेंट हमारे पास आ पाएगा. हेनरी मोजले ने ये प्रूव कैसे किया कि एटॉमिक नंबर इज बेटर पीरियोडिक प्रॉपर्टी देन एटॉमिक वेट? कैसे बताया उसने हमको? हेनरी मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बीम है, उस हाई स्पीडेड इलेक्ट्रॉन की बीम को ना मेटल से स्ट्राइक करवा रहा है, मेटल से. ये मेरे पास मेटल है, ठीक है, हाई स्पीडेड इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी स्पीड से स्ट्राइक करवा रहा है मेटल पे. जब हाई स्पीडेड इलेक्ट्रॉन्स मेटल की स्पीड पे पड़ते हैं तो वो एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरेज, एक्सरेज. ठीक है, तो मान लो यहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, एक्सरे. हेनरी मोजले ने ये एक्सपेरिमेंट अराउंड 38 एलिमेंट्स पे परफॉर्म किया, 38 एलिमेंट्स पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. ठीक है, और जो से एलिमेंट्स उसने यूज किए अलग अलग एटॉमिक वेट वाले, उसने ना एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी
के बीच में रिलेशन निकाला। 38 एलिमेंट्स के लिए उसने जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, वो क्या कर रहा है, इन 38 एलिमेंट्स के लिए जोन सी भी एक्सरेज निकल रही हैं, उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट एटॉमिक वेट के साथ रिलेट कर रहा है, और इसी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट को एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट कर रहा है। 38 एलिमेंट्स के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हर मेटल के साथ उसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाया, एक्सरेज प्रोड्यूस हुई, उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को वो रिलेट करता रहा हर मेटल के एटॉमिक वेट के साथ और एटॉमिक नंबर के साथ, और उन सभी के लिए रिलेशन निकालने के बाद उसने ये ग्राफ दिया हमको। वो कहता अगर हम एटॉमिक नंबर को एक्सरेज की फ्रीक्वेंसीज के साथ रिलेट करते हैं तो कहता डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, और देखो कितना प्यारा सा ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है। ये स्ट्रेट ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर के एग्जैक्ट डायरेक्टली है। बट यही ग्राफ अगर मैं एटॉमिक वेट के लिए बनाता हूं तो कर्व इररेगुलर सा मेरे पास कर्व आ रहा है, इररेगुलर सा कर्व है। एटॉमिक नंबर के लिए स्ट्रेट कर्व आ रहा है, स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है, ठीक है, और एटॉमिक वेट के लिए जो कर्व आ रहा है वो इररेगुलर कर्व आ रहा है। तो एटॉमिक नंबर एक बेटर पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो सकती है किससे, एटॉमिक वेट से। और जब इसी आइडिया को अप्लाई करके देखा मेंडलीव के टेबल में, तो मेंडलीव की ज़्यादातर लिमिटेशंस ओवरकम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। यहाँ से प्रूव हुआ दैट एटॉमिक नंबर शुड बी द पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात? उसने जो इक्वेशन यूज़ की थी वो ये थी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए एटॉमिक नंबर माइनस बी। ए और बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। मेन आपको इसमें जस्ट रिलेशन का पता होना चाहिए कि हेनरी मोजले ने किन किन के बीच में हमको रिलेशन दिया था। Z एटॉमिक नंबर है यहाँ पे। हेनरी मोजले के इस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव हुआ एटॉमिक नंबर मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, और उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को यूज़ करके जब एलिमेंट्स को अरेंज किया और एक न्यू टेबल आया, वो टेबल कौन सा है जो आज हम यूज़ करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको बोहर्स टेबल भी कह देते हैं हम, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर हम नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स देखें तो हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पे कितनी आएंगी, 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7। जबकि मेंडलीव के टेबल में कितने पीरियड्स थे, 6 पीरियड्स थे। ग्रुप्स की बात करूं, नंबर ऑफ ग्रुप्स को अगर हम कंसिडर करें तो मॉडर्न टेबल में ग्रुप्स हैं 18, और मेंडलीव के टेबल में कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स, जिसमें से पहले 7 ग्रुप्स को उसने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और 8वें ग्रुप में 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को रखा था, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, अगर हम 6 पीरियड को कंसिडर करें, 6th पीरियड का फर्स्ट मेंबर है सीजियम, सेकंड मेंबर है बेरियम। इस फर्स्टली सीजियम से बेरियम तक जाना होता है फर्स्ट नंबर, देन इस सीरीज पे जाओगे सेकंड नंबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे, उसके बाद फिर से अब लेंथेनम से स्टार्ट करोगे, ये थर्ड नंबर पे स्टार्ट होगा। पहले 2 ये एलिमेंट्स हैं, फिर ये 14 एलिमेंट्स होंगे, उसके बाद फिर से यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। मतलब 6th पीरियड में ये 2 एलिमेंट्स आएंगे, देन 14 एलिमेंट्स आएंगे, देन यहाँ से फिर से आप इसको स्टार्ट करोगे। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड मॉडर्न टेबल में
सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो माना जाता है वो 6th पीरियड है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, कितने? 32। 2 प्लस 14 16, 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 6 32। तो 6th पीरियड हमारे मॉडर्न टेबल में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है जिसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं, 32 एलिमेंट्स आते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, हमें मॉडर्न टेबल में जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं उनको मेंडलीव के टेबल से भी रिलेट करना आपको आना चाहिए। मॉडर्न टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है ये मेंडलीव के टेबल में कहाँ पे आएगा? समझे मेरी बात? जो मॉडर्न टेबल में फर्स्ट ग्रुप है ये मेंडलीव के टेबल में कहाँ पे होगा? मॉडर्न टेबल में जो 13th ग्रुप है ये मेंडलीव के टेबल में कहाँ पे आएगा? आपको इस पे भी क्वेश्चंस पूछकर कंफ्यूज किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। कैसे रखोगे? मॉडर्न टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है मेंडलीव के टेबल में वो 1A सब ग्रुप है। सेकंड ग्रुप सेकंड A है। उसके बाद डी ब्लॉक का आपको गैप डालना है, ये कंप्लीट डी ब्लॉक है। इस डी ब्लॉक का गैप डालने के बाद 13th ग्रुप आएगा, इसको बोलेंगे 3A 4A 5A 6A 7A। ये फर्स्ट ग्रुप 1A है, सेकंड ग्रुप 2A है, थर्ड ग्रुप 3A है, फोर्थ ग्रुप 13th ग्रुप 3A है, 14th ग्रुप 4A है, 15th ग्रुप 5A, 16th ग्रुप 6A, 17th ग्रुप 7A। नोबल गैसेस को हम कौन सा ग्रुप मानेंगे? जीरो ग्रुप, ये जीरो ग्रुप के अंदर आएगा। बचा कौन? ये बचा ट्रांजिशन एलिमेंट्स बचे। जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनको हम मेंडलीव के टेबल से कैसे कंपेयर करेंगे? ध्यान देना है, सेम नंबर। थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो 3B, क्योंकि मैंने बताया था बी सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, है ना। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलेंगे हम 3B, फोर्थ के लिए 4B, देन 5th B, 6B, 7B। 7B के बाद कौन सा ग्रुप आता है? 8th। बट मेंडलीव का 8th ग्रुप तो A और B में डिवाइडेड था ही नहीं, उसमें तो 3 के एलिमेंट्स थे। वो 3 के एलिमेंट्स कौन से थे? वो ये एलिमेंट्स थे 3 3 3। तो ये पूरा जो 8 9 10 ग्रुप्स हैं, जो 8 9 और 10 ग्रुप्स हैं, ये मेंडलीव में किसके अंडर आते हैं? 8th के अंडर आते हैं। उसके बाद जो 11th ग्रुप है और 12th ग्रुप है, इसको बोलेंगे 1A एंड 1B, 1B एंड 2B। तो मॉडर्न टेबल में जोन से ग्रुप्स हैं उनको मेंडलीव में हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, ये सारा क्लियर होना चाहिए आपको।